हेलो फ्रेंड्स। तो उसके बाद आराम सा शासक बनता है और इसके नाम में ही आराम है, तो ये आराम ही करते रहता है। फिर इसको अयोग्य रहता है तो इसको हटा दिया जाता है और फिर ऐबक का पुत्र रहता है आराम सा, फिर हटा के फिर इसको शहाबुद्दीन जो इल्तुतमिश रहता है इसका दामाद रहता है और ये योग्य रहता है और ये बहुत सारी काम भी करता है, तो फिर इसको शासक बनाया जाता है यहाँ पे। तो ये अगला जो शासक बनता है 1211 से लेकर 1236 तक, तो ये इल्तुतमिश का आप शासन देखेंगे। और इल्तुतमिश जो रहता है ये दिल्ली सल्तनत का इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यहाँ पे वास्तविक संस्थापक रहता है और इससे गुलामों का भी गुलाम कहा जाता है, क्योंकि देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक है ये गोरी का गुलाम है और ये फिर गोरी का गुलाम रहता है ये इल्तुतमिश, तो इसको गुलामों का गुलाम बोला जाता है। और ये ऐबक का दामाद रहता है, जैसा कि मैंने बताया योग्य सेनापति रहता है, तो फिर ये शादी करा देता है अपनी पुत्री का इससे। और जब सुल्तान बनने वाला था तो पहले ये बदायूं का इक्तदार रहता है। इक्तदार जब मैंने बताया सामंतवादी व्यवस्था जैसे ही थी, तो ये इक्तदार रहता है बदायूं का। और फिर होता है कि इल्तुतमिश जैसे सुल्तान बनता है तो इसके सामने कई कठिनाइयाँ आती है, जैसे राजपूत अभी भी पूरी तरह से राजपूतों को नहीं यहाँ पे हराया जा सका है, अपने अपने एरिया में वो अभी भी एक्टिव थे। और फिर कुबाचा अपनी शक्तियों को बढ़ा रहा था, जैसा कि मैंने बताया ये इल्तुतमिश को भी परेशान कर रहा था कुबाचा, और ये अभी भी अपनी शक्तियाँ बढ़ा रहा था और चाहता था कि मतलब दिल्ली पे अपना शासन स्थापित कर सके ये। और दिल्ली पे फिर होता क्या है कि मंगोलों का आक्रमण का भी भय रहता है, तो मंगोल भी इस टाइम आप देखेंगे कि बहुत ही पीक पे रहते हैं। अभी मंगोलों मतलब कि पूरी तरह से आप देखेंगे रसिया वसिया का इलाका जो भी है, चीन वीन सब टोटली जीत चुके हैं मंगोल वहाँ पे। और फिर ये खतरा बना रहता है और भारत ही बचा रहता है। तो अभी तो भारत पे आक्रमण नहीं करेगा, इसके बाद करेगा। तो जैसा कि मैं थोड़ा सा मैप दिखा दूँ आपको, तो ये मान लीजिए भारत है और इसके पूरे इलाकों पे यहाँ पे मंगोलों का शासन बन गया है। और लेकिन अभी मंगोल कहाँ थे, ये इधर से ऐसे फैलते आ रहे थे और इधर इनको जाने का रहता है। जब इधर तक पूरी तरह से फैल जाते हैं ये, तो अब इनको एक ही चीज़ दिखती है यहाँ पे घूम के फिर यहाँ पे भारत में आना। तो अभी तो इधर ये फैला रहे हैं, तो शुरू में अभी नहीं आते हैं, लेकिन फिर ये अब इधर आएंगे। तो मंगोलों का भी खतरा था, ऐसा समझ में आ गया था कि अब मंगोल इधर आएंगे, तो इसका भी खतरा था इसके पास। और फिर रहता है कि इन सबको दूर करने के लिए कई कदम उठाता है, तो ये मैं आपको कदम बताऊंगा। क्या करता है कि एल्दौज को हरा देता है, युद्ध करता है, एल्दौज से हरा देता है, एल्दौज को भी हरा देता है और कुबाचा जो रहता है इनको भी हरा देता है। अभी ये एक्टिव रहते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक तो मर चुका है लेकिन ये लोग एक्टिव रहते हैं, तो उनको जो गोरी के दोनों ये गुलाम रहते हैं एल्दौज और ये कुबाचा, दोनों को हरा देता है। और फिर जो सिंध वाला इलाका है और जो मुल्तान वाला इलाका वो भी अपने अंडर में ले लेता है। अब यहाँ से समझिए कि साम्राज्य विस्तार चल रहा है। और दिल्ली के जितने भी अमीर रहते हैं, अमीर तो बहुत डोमिनेट करते हैं, देख रहे हैं अमीर ही कुतुबुद्दीन ऐबक को शासन बनाए हैं और अमीर के कहने पे इन लोगों को काम करना पड़ता है। लेकिन अब क्या होगा कि धीरे धीरे अमीर जितने भी हैं उनके पावर को कंट्रोल किया जाएगा। और जो पहले वहाँ से उलेमा लोग रहते हैं, तो उलेमा जैसे कि मान लीजिए अभी ये मुस्लिम का ही शासन स्थापित है और वहाँ पे खलीफा बगदाद में बैठा रहता है और फिर वहाँ से जो रहता है इन लोगों को हमेशा, और ये ऐसा नहीं है खलीफा बगदाद में, वो चेंज होते रहता है। जो साम्राज्य वहाँ पे पावरफुल होता है जीतता है वहाँ पे खलीफा अपना घोषित करता है, तो वो रहता है मुस्लिम। मतलब कि मुस्लिम जो समझिए कि यहाँ पे सेंटर रहता है। अब जैसे दिल्ली सल्तनत में सुल्तान है, सुल्तान सबसे ऊपर है, लेकिन उसके नीचे स्टेट भी तो है। वैसे ही समझिए जो मुस्लिमों का रहता है, तो मुस्लिमों का सबसे ऊपर कौन है वहाँ पे, खलीफा है। खलीफा और ये जितने भी शासन चलेंगे तो ये खलीफा के अंडर में ही चलेंगे जितने मुस्लिम शासक होंगे। तो यहाँ वाले इलाकों में भी तो समझिए कि दिल्ली वाले इलाकों में मुस्लिम शासन चल रहा है, तो इनको अब खलीफा से बार बार मान्यता लेनी पड़ेगी कि अब शासक यहाँ पे गवर्नर टाइप में आप समझ सकते हैं। यहाँ तो आप उसको सुल्तान बोल रहे हैं लेकिन है ये खलीफा के अंडर में गवर्नर टाइप के। और जो भी यहाँ पे अब चेंज होगा तो उसको खलीफा से मान्यता लेनी पड़ेगी कि हाँ तुम अब शासन कर सकते हो, है ये मुस्लिमों के अंडर में ही शासन। तो ये रहता है। और खलीफाओं का फिर जो प्रतिनिधित्व कौन करते हैं यहाँ पे देखने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए कि खलीफा जो मुस्लिम का शासन चल रहा है वो कैसा मुस्लिम कानून के अनुसार चल रहा है कि नहीं, और जो भी मुस्लिम में चीज़ें लिखी गई हैं कुरान में वो सब तहत चल रहा है कि नहीं, उसके लिए फिर उलेमा लोग रहते थे। उलेमा लोग चेक करते थे, देखते थे कि तुम धर्म कन्वर्ट करा रहे हो कि नहीं, जजिया कर लग रहा है कि नहीं सही से, ये सब चीज़ें देखने के लिए वो होते थे। तो फिर इनका भी प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है। उलेमा वर्ग रहता है, जो अमीर वर्ग रहता है, मतलब समझिए राजा का हाथ पूरी तरह से बंधा होता है, तो इनको भी कंट्रोल करता है धीरे धीरे। अमीरों का भी दमन करता है और यहाँ पे उलेमा जो वर्ग रहते हैं इन लोगों को भी कंट्रोल करने का ये सोचता है। और अगला है कि जो एल्दौज रहता है ये मुख्य विरोधी था
और तराइन के मैदान में, तो तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध तो सुन ही चुके हैं आप, लेकिन तराइन का एक तृतीय युद्ध होता है जिसमें एल्दौज को ये हरा देता है। एल्दौज को तराइन के तृतीय युद्ध में ये हरा देता है और बंगाल में जितने भी विद्रोही रहते हैं उनको दमन करता है। तो विद्रोह हमेशा होते रहते हैं और दिल्ली सल्तनत पर हमेशा देखेंगे कि विद्रोह होते रहेगा, क्योंकि जो जनता है अभी भी स्वीकार नहीं कर रही है मुस्लिम शासन को, और धीरे धीरे फिर यहाँ पे विद्रोह होते जाएगा। बाद में मुगलों टाइम में देखेंगे कि कम विद्रोह होगा, लेकिन वहाँ पे भी होगा विद्रोह, वो मैं आपको बताऊंगा। तो बंगाल के विद्रोह को भी दबाता है और कुबाचा के लिए जो इल्तुतमिश ने दो तरफ से आक्रमण किया और भागते समय नदी में डूबकर कुबाचा की मृत्यु हो गई। तो जो कुबाचा रहता है इसको दो तरफ से आक्रमण करता है और फिर जब ये भाग रहा था तो फिर उसकी नदी में गिर के मृत्यु हो जाती है। तो मतलब जो भी अब थे ये स्टेबल हो रहा है धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत। अब जितने भी ये सब लोग थे जो कि इसके शासन को उखाड़ फेंकना चाहते थे उनको ये समाप्त करता है। और जब इन लोगों की मृत्यु हो जाती है, समझिए कुबाचा, एल्दौज, तो फिर क्या करता है कि अब राजधानी को लाहौर से ये दिल्ली लाता है और दिल्ली में फिर राजधानी बनाता है और यहाँ से अब शासन करेगा ये। और फिर क्या करता है कि 40 जो अमीर दल रहते हैं उनका गठन करता है और 40 दल या फिर चहलगानी भी बोलते हैं, मतलब कि 40 जो इसके प्रमुख गुलाम रहते हैं, चाहे इसके जो प्रमुख अपने आदमी हैं, मतलब कि जो इससे बगावत नहीं कर सकते हैं, इनको अपने शासन प्रशासन में नियुक्त करता है, क्योंकि इसको बार बार डर रहता है कि जो सुल्तान है उसको शासन से ना हटा दिया जाए और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हम अपना कंट्रोल ही स्थापित कर सके। तो इसलिए क्या करता है कि 40 गुलामों का एक चहलगानी मंत्रालय टाइप में आप समझ सकते हैं, मंत्रालय बनाता है। जैसे कि आप कैबिनेट देखेंगे तो उसमें सभी इंपॉर्टेंट मंत्री रहते हैं, वही चीज़ें ये बनाता है। 40 अमीरों का दल या फिर इसको गुलामों का दल भी समझ सकते, शासन को सुचारू रूप से चला सके और फिर जो कोई इसको इसके पद से ना हटा सके, क्योंकि बहुत सारे अंतर रचे जाते थे अमीरों द्वारा, उलेमाओं द्वारा, जनता द्वारा, जो कुछ शासक हैं मिलके। तो इसके लिए ये अपने आदमी को ही इसमें रखता है शासन चलाने के लिए और फिर इसको तुर्कानी चहलगानी बोलते हैं इसको जो बनाता है इसमें। और बाद में आप देखेंगे कि बलबन इसको समाप्त करेगा, क्योंकि बलबन इसी का हिस्सा रहता है। अभी ये इसको बना तो देता है लेकिन धीरे धीरे यही अब किंग मेकर हो जाते हैं, जैसे कि अब किसको हटाना है किसको बैठाना है ये लोग तय करने लगते हैं। जो 40 ये प्रमुख सरदार रहते हैं, प्रमुख जो अमीर या फिर जो उसके गुलाम रहते हैं, यही बाद में किंग मेकिंग का काम करते हैं, किसको शासन में बैठाना है नहीं बैठाना है। और बलबन इसी का हिस्सा रहता है और बाद में देखेंगे बलबन को पता रहता है कि ये लोग कितना डोमिनेट करते हैं, जो भी राजा रहता है, सुल्तान रहता है, फिर इसको ये आके समाप्त कर देगा बलबन। तो ये बाद में आपको मैं बताऊँ। और इसको अब मिलता है खलीफा का प्रमाण पत्र मिलता है कि अब तुम जो हो वो मतलब खिलाफत के अंदर में ही शासन करोगे। इसको सुल्तान की उपाधि मिल जाती है, समझिए। बगदाद में जो खलीफा रहते हैं उनसे 1229 में इसको मिलता है खलीफा से कि तुम यहाँ पे शासन कर सकते हो। और ये वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करने वाला यहाँ पे पहला शासक रहता है ये इल्तुतमिश जो रहता है। और फिर इसको गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। भारत में फिर ये गुंबद निर्माण का रहता है, बहुत सारी जो मंदिरें रहती हैं उसी को तुड़वाओ, वहाँ पे गुंबद निर्माण का रहता है। और फिर इसको बोला जाता है कि ये इस्लामिक शैली के तहत बनी हुई है, क्योंकि अभी तक इनको इकोनॉमी पे कोई कंट्रोल ही नहीं है, ना ये लोग पैसा छपवा पाए। अब ये जो रहेगा इल्तुतमिश ये पैसा छपवाएगा। तो पहला जो ये तुर्क सुल्तान रहता है ये शुद्ध अरबी सिक्के जारी करता है, तथा इसी युग में 2 महत्वपूर्ण सिक्के भी जारी होते हैं, चांदी का टंका और तांबे के जीतल भी सिक्के। तो अब सिक्के चलाने का मतलब क्या है, समझिए। सिक्के चलाने का मतलब वही होता है कि इकोनॉमी पे कंट्रोल करना। तुम्हें पता होनी चाहिए कि तुम्हारे जो भी क्षेत्र हैं उसमें कितना सिक्के हैं, कितना नोट है, कितना मतलब पैसा चल रहा है, तभी जाके आप इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकोगे, डिमांड सप्लाई को कंट्रोल कर सकोगे। तो आरबीआई हमेशा आप देखेंगे M1, M2, M3, M4 हमेशा जो मुद्रा होती है हमारी इकोनॉमी में कितना सर्कुलेट हो रही है उसकी हमेशा गिनती करता है। वो किस लिए करता है? गिनती इसलिए करता है कि डिमांड सप्लाई को कंट्रोल कर सके, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके। इसीलिए फिर ये अब अपना सिक्का चलवाता है और इसको पता होगा कि अब कितना सिक्का जो हमने छापा है इतना इकोनॉमी में चल रही है, उस तरह से वो इकोनॉमी को अपने कंट्रोल करेगा। तो फिर यहाँ सब धीरे धीरे इनकी इकोनॉमी बननी शुरू होती है। जब इकोनॉमी बनेगी तो फिर क्या करिएगा आप, सैनिक की व्यवस्था करिएगा। तो जो बलबन आएगा तो आप देखेंगे कि बलबन दीवाने अर्ज एक मंत्रालय बनाता है, सैनिक मंत्रालय। उसके बाद ये लोग मतलब स्टेबल सैनिक तो रहती है, ऐसा बात नहीं है सैनिक नहीं है, लेकिन अब जो सैनिक है बिल्कुल जो आज की आप सैनिक व्यवस्था देखेंगे मंत्रालय के तहत एक सैनिक व्यवस्था शुरू करता है। और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी तो उसको और पीक पे ले जाता है, क्योंकि उसको मंगोलों से लड़ना रहता है, हमेशा मंगोलों से लड़ना रहता है और बहुत सारी और भी चीज़ें करनी होती है, वो मैं बताऊँगा अलाउद्दीन खिलजी का जब मैं बताऊँगा। तो ये सिक्के चलवाता है ताकि इकोनॉमी में अब अपना हाथ बैठाया जा सके इसमें। और विदेशों में चलने वाले जो भी
टंका टकसाल के नाम रहते हैं वो भी लिखवाने की जो शुरुआत होती है वो इल्तुतमिश कराता है। जैसे कि आप देखेंगे कि उसमें लिखा रहता है नोट कहाँ से छपा हुआ है। ये जो चीज़ें रहती हैं ये इल्तुतमिश यहाँ पे शुरू कराता है कि कहाँ से नोट बनी है, कहाँ पे सिक्के बने हैं, ताकि पता चल सके कितना हम सिक्का निकाले हैं और ये जो हम सिक्का यहाँ से निकाले हैं इस टकसाल से, तो वो ये यहीं से है कि नहीं। क्योंकि जो अदर शासक हैं, जो अदर जो शासक थे वो अभी तो क्षेत्रीय जो शासक थे वो अभी चल ही रहे थे, तो वो ना कि सिक्कों का ढलाई करके फिर उसमें मिला के इनका जो चीज़ें हैं उसको खरीद सके, इस सब के लिए ये व्यवस्था करता है। मतलब करेंसी जो है उसको मैनिपुलेट ना किया जा सके, इस वजह से ये व्यवस्था करता है। और फिर जो कुतुब मीनार रहता है इसके निर्माण को भी यही पूरा कराता है। जो कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक तो शुरू करा देता है, कुछ मंजिलें बनवा देता है, लेकिन पूरी तरह से वो नहीं बनवा पाता। फिर ये जो रहता है ये पूरी तरह से उस मंजिल को बनवाता है। और जो मंगोल आक्रमण रहता है उससे बचने के लिए ख्वारिज़्म जो युवराज रहते हैं इल्तुतमिश का शरण मांगता है, लेकिन फिर इल्तुतमिश उसको मना कर देता है। ये ख्वारिज़्म जो रहता है ये समझिए, थोड़ा सा मैप में दिखा दूँ आपको, ये इस इलाके में शासन करते रहता है। गजनीवी साम्राज्य तो समाप्त हो चुका है जो गौरी वंश था यहाँ पे, और क्योंकि गौरी मर ही चुका है। फिर यहाँ पे इन लोगों का शासन आता है और यहीं का शासक एक रहता है ख्वारिज़्म। जब मंगोल इधर से आक्रमण करते आ रहे हैं, इधर से जीतते आ रहे हैं इन इलाकों को, तो यहाँ पे इनको जीतना शुरू करते हैं और ये ख्वारिज़्म जो रहता है ये भाग के फिर यहाँ पे आता है इल्तुतमिश के पास कि हमें बचा लो, चाहे हमारी मदद करो। फिर यहाँ पे जैसे इसको पता चलता है कि ये तो मंगोलों के वजह से भागा है, पहले तो इनको बुला लेता है, शरण देता है, लेकिन जैसे इसको पता चलता है, इसके मतलब जो दूत रहते हैं ये बताते हैं कि इसका मंगोल पीछा कर रहे हैं, तो फिर इसको तुरंत वहाँ से बोलता है कि अब यहाँ से इसको भगाओ, यहाँ से इसको भगा दिया जाता है इस इलाकों में। इस वजह से जो मंगोल रहते हैं अभी के लिए बख्श देते हैं, मतलब दिल्ली पे आक्रमण नहीं करते हैं। अगर इसको समझिए कि इल्तुतमिश जो रहता है अगर दे देता शरण, तो मंगोल यहाँ पे दिल्ली पे आक्रमण कर देते हैं, लेकिन फिर यहाँ पे दिल्ली पे आक्रमण नहीं होती, मतलब भारत पे आक्रमण नहीं होती, ये समझिए मंगोल यहाँ पे बख्श देते हैं इसको।